Hello everyone. In today's 11th Commerce BK lecture, we are in chapter number 1 and today we will finish this chapter and we will take some questions. Let me share ebook with you. So I think we have discussed with terminologies and accounting concepts are pending. तो यहाँ पर जब हम अकाउंटिंग करते हैं या बुक कीपिंग करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ चीजें हमें अपने माइंड में रखनी है. फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो बुक हम मेंटेन करते हैं वो पहली बात तो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए. हमने जो बुक प्रिपेयर किया लोगों को उस बुक पे विश्वास होना चाहिए. दूसरी चीज ये एक यूनिफॉर्मिटी शो करना चाहिए. मतलब जैसा मैं मेरा बुक प्रिपेयर कर रहा हूं अदर पर्सन भी वैसा ही बुक प्रिपेयर करना चाहिए. ऐसा क्यों? सो दैट वी कैन कंपेयर. एंड थर्ड, जनरली एक्सेप्टेबल बेसिस ऑफ मेजरमेंट. ऐसा मेजरमेंट हो जो सभी को क्या हो, जनरली एक्सेप्टेड हो. थर्ड वन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू ऑल. सभी को प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे. वैलिड एंड एप्रोप्रिएट एजम्पशन. और जहां कहीं पर भी एजम्पशन लेने की जरूरत पड़े, एजम्पशन का मतलब क्या हो जाता है, हम कुछ एज्यूम करके आगे बढ़ते हैं, कुछ सोच करके कि ऐसा हमें लगा, हमें ऐसा लगता है, ऐसा सोच करके हम आगे बढ़ते हैं. तो वो जो सोच है वो कैसी होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए. तो यहां पर आपका जो एजम्पशन है वो कैसा हो, एप्रोप्रिएट हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई एसेट परचेस करता हूं, प्रॉपर्टी परचेस करता हूं, मैंने मशीन परचेस की. अभी हम मशीनरी को क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि कोई भी जो मशीन है उसका जो लाइफ है हम फिक्स करेंगे कि हम समझ रहे हैं कि उसका लाइफ 10 ईयर्स का है. ऐसा हमने क्या किया, एज्यूम किया. क्या किया हमने, एज्यूम किया. क्योंकि हमें रियली नहीं पता है कि वो मशीन शायद हो सकता है 2 साल में ही खराब हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि वो 15 ईयर्स चले, हो सकता है ना. बट हमने यहां पर क्या किया, एज्यूम किया. तो ये जो आपका एजम्पशन है, ये जो आपको लगा कि शायद ये मशीनरी 10 साल तक चलेगी, ये कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे एजम्पशन करने पड़ते हैं. तो हमने यहां पर देखा कि रिलायबिलिटी के लिए, यूनिफॉर्मिटी के लिए और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, इसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करना पड़ेगा. क्योंकि बुक कीपिंग का जो डेफिनेशन बोलता है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट. तो आर्ट का मतलब कला होता है. तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जैसा पसंद आए आप वैसा ड्रॉ करें, वैसा प्रिपेयर करें. अदरवाइज क्या होगा, कंपेरेबिलिटी नहीं होगी. आप अपने हिसाब से बुक्स बनाएंगे, मैं अपने हिसाब से बुक्स बनाऊंगा, और कल को जाकर के हम उसे कंपेयर करेंगे तो कुछ मैच नहीं हो पाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा 8th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट होते हैं उनका जो रिजल्ट आता है वो ग्रेड बेसिस पे आता है. किस पे आता है, ग्रेड. ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, है ना, A+, B+. यस. और 9th 10th स्टैंडर्ड में क्या होता है, आपको मार्क्स मिलते हैं, परसेंटेज मिलते हैं. और मैं आपको बोलूं कि चलो आप कंपेयर करो 8th स्टैंडर्ड का रिजल्ट विथ योर 10th स्टैंडर्ड, कंपेयर कर सकते हैं क्या, नहीं. उसमें तो ग्रेडिंग सिस्टम था और यहाँ पर मार्किंग सिस्टम है. कैन यू कंपेयर, नो यू कैन नॉट. तो हमको क्या करना है, एक कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए. इसके लिए उसके आगे बोला गया, बुक कीपिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस. साइंस क्यों, क्योंकि वहां पर सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है. और ये सिस्टमैटिक कब हो सकता है, जब वहां पर जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स अप्लीकेबल होंगे. ठीक है. तो यहां पर हम कुछ कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसको
अकाउंटिंग या बुक कीपिंग करने के पहले हमें अप्लाई करना पड़ता है। नाउ वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो ऐसे कौन से अकाउंटिंग कंसेप्ट हैं जिसे बुक कीपिंग करते समय या अकाउंटिंग करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए? तो कुछ बातें हम यहाँ पर नोट कर लें, जिसमें सबसे पहली चीज है वो है बिजनेस एंटिटी। क्या है? बिजनेस एंटिटी। यहां पर ये जो कंसेप्ट है वो शो करता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। क्या बताता है? जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है दोनों क्या है? सेपरेट एंटिटी। आप दोनों को सेपरेट समझेंगे। एग्जाम्पल, मैंने डिसाइड किया आई विल स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। सपोज मैंने स्टेशनरी शॉप ओपन करने का डिसाइड किया, ठीक है। अब ये स्टेशनरी शॉप स्टार्ट करना है तो मैंने अपने स्टेशनरी शॉप का नाम लिखा आबा बाबा स्टेशनरी शॉप। क्या नाम है? आबा बाबा स्टेशनरी शॉप। अब ये स्टेशनरी शॉप स्टार्ट करने के लिए मुझे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज लगे। कितने लगे? 5 लाख रुपीज। तो मैंने 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और शॉप स्टार्ट हो गया, आबा बाबा स्टेशनरी स्टोर्स। अभी इसके अंदर जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा तो मैं किसके बुक में एंट्री करूंगा? मेरा क्वेश्चन है, क्या मैं मेरे बुक में एंट्री करूंगा या मैं शॉप के बुक में एंट्री करूंगा? व्हाट इज योर आंसर? तो यहां पर शॉप के नाम से आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने जो 5 लाख रुपीज उसमें इन्वेस्ट किया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा टर्मिनोलॉजीज में कि जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसे कहते हैं कैपिटल। व्हाट वी कॉल इट एज कैपिटल। तो ये जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए असेट है या लायबिलिटी है? कैपिटल बिजनेस के लिए असेट है या लायबिलिटी है? तो व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है? आपको सोचना है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। क्या ये पैसा बिजनेस का है? आंसर इज नो। ये पैसा तो हमें किसने दिया है? ओनर ने दिया। तो जब बिजनेस बंद हो जाएगा ये पैसा हमें ओनर को रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, जब मैं कैश की बात करता हूं तो कैश मेरा क्या है? एसेट है। बट व्हेन आई टॉक अबाउट कैपिटल तो कैपिटल बिजनेस का क्या है? लायबिलिटी है। तो यहां पर आपको बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट समझना है। दोनों को सेपरेट समझना है। एग्जांपल नंबर 2, सपोज हमारे बिजनेस का जो ओनर है उसके घर में कुछ फर्नीचर रखा हुआ था, उसने उसे सेल कर दिया। ही सोल्ड हिज फर्नीचर फॉर 20,000 रुपीज। तो क्या इस एंट्री को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे? तो इनिशियली जब हमने लर्न किया था तो बुक कीपिंग में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। व्हाट वी रिकॉर्ड? बिजनेस ट्रांजेक्शन। पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते नहीं है। तो जब मैंने यहां पर बताया कि ये जो ओनर है अपने घर का प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, हाउस होल्ड फर्नीचर सेल कर रहा है, उसका बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं है। तो बिजनेस के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अगेन, ओनर इज सेपरेट फ्रॉम इट्स एंटिटी। बिजनेस एंटिटी, ओनर बिजनेस से अलग होता है। हाँ, बिजनेस में कोई अगर ट्रांजेक्शन हुआ होता, अगर बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, वेट, अगर बिजनेस में कोई ट्रांजेक्शन होता है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। या बिजनेस से कोई ट्रांजेक्शन हो रहा, ओनर ने कैश लाया तो रिकॉर्ड करेंगे। कहां लाया? बिजनेस में लाया। ओनर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया तो क्या रिकॉर्ड होगा? होगा। बट ओनर अपने घर पे कुछ करता है, परचेस करता है, सेल करता है घर पे, हाँ, उसका जो पर्सनल ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसे हम बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करेंगे नहीं। इसी को बोलते हैं हम
एंटिटी कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी। ठीक है, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। नंबर 2, मनी मेजरमेंट। हम यहां पर देखते हैं कि जो भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, अगर मॉनिटरी वैल्यूएशन उसका हो सकता है तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज उसे रिकॉर्ड करते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी आप गुड्स परचेस करो, मशीनरी परचेस करो, उसका मॉनिटरी वैल्यूएशन हो सकता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं। बट अगर मैं कोई ऑफिसर को या कोई एम्प्लॉय को अपने पास जॉब प्रोवाइड करता हूं, रिक्रूट करता हूं, किसको? एम्प्लॉय को। सपोज मेरे पास 2 एम्प्लॉय हैं, एक है राम, दूसरा है श्याम। अभी राम जो है उसके स्किल्स बहुत अच्छे हैं, उसका रिलेशनशिप डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, पूरे स्टाफ को अच्छे से हैंडल करता है, उसका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा है। ऑन दी अदर हैंड जो दूसरा श्याम है, उसका मैनेजमेंट स्किल उतना अच्छा नहीं है। तो ये 2 एम्प्लॉय जो मैंने रखे हैं, तो एक बहुत अच्छा है और एक उतना अच्छा नहीं है। क्या इनको वैल्यू किया जा सकता है? आंसर इज नो। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, उनका सैलरी क्या कर सकते हैं? वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक का सैलरी ज्यादा होगा, दूसरे का कम होगा, बट सैलरी के नाम पर क्या हम उनका वैल्यू कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप सैलरी तो एज ए एक्सपेंस शो करोगे, बट हमारे पास एक अच्छा एम्प्लॉय है, ये आप कैसे बताएंगे, कैसे शो करेंगे? आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसका मनी मेजरमेंट हो सकता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके अंदर मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बराबर है। नंबर 3, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बताता है? कोई भी एसेट आप परचेस करते हैं तो जिस वैल्यू में उसे आपने परचेस किया, उस वैल्यू में ही आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल, सपोज मशीनरी मुझे 50,000 रुपीज की मिली। कितने की? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपीज की मशीनरी मैंने परचेस की। मेरे परचेस करते ही आफ्टर 2 मंथ्स उसका वैल्यू डिग्रेड हो गया, और अब कोई उस मशीनरी को मार्केट में परचेस करने जाता है तो वो 40,000 रुपीज में मिल रही है। हाउ मच? 40,000 रुपीज। मैंने परचेस की 50,000 में, मार्केट में मिल रही है अब 40,000 में। तो मेरा क्वेश्चन है कि मैं उसे अपने बुक में 50,000 में रिकॉर्ड करूं या 40,000 में रिकॉर्ड करूं? तो ये जो कंसेप्ट है कि हमने जितने में परचेस किया है, 50,000 में आपने परचेस किया ना, आपको 50,000 रिकॉर्ड करना चाहिए। 40,000 भले उसका प्राइस मार्केट में गिर गया, बट आपने तो 50,000 में परचेस किया था, तो आपको उसको 50,000 में रिकॉर्ड करना है। और इसी को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। विच कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्योंकि उसके आगे का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उसी कॉस्ट से रिलेटेड होगा। एग्जाम्पल नंबर 2, एक एसेट, या मैं ऐसा बोल दूं कि एक मशीनरी 80,000 रुपीज की है। कितनी? 80,000 रुपीज की। मैंने वो 80,000 का मशीनरी 50,000 में परचेस किया, मुझे फायदा हो गया कितने का? 30,000 का, है ना? ऐसे कोई भी परचेस करेगा, कितना भी सोर्स लगा ले, कितना मिलेगा उसको? 80,000 में मिलेगा। बट मैंने क्या किया, कहीं से 50,000 में लेकर के आया। अब मुझे बताइए, मैं उसको 50,000 में रिकॉर्ड करूं या 80,000 में रिकॉर्ड करूं? करेक्ट आंसर इज 50,000 रुपीज। जितने में आपने परचेस किया है ना? कौन सा कॉन्सेप्ट है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जितने में आपने परचेस किया, आपको 50 में मिला ना, तो यू विल रिकॉर्ड एट 50,000 ओनली। आप उसको शो नहीं कर सकते कि मुझे 30,000 का बेनिफिट हुआ करके। आपको कितने में मिला? 50,000 में मिला, यू हैव टू रिकॉर्ड इट एट 50,000। बराबर है। तो यही बताता है कॉस्ट कंसेप्ट। तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल है एसेट्स के लिए। किसके लिए? एसेट, जो प्रॉपर्टी आप परचेस करते हो उसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करें। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? कंसिस्टेंसी, कि जो भी पॉलिसी, जो भी मेथड आप एडॉप्ट कर रहे हो बुक कीपिंग का, अकाउंटिंग का, वो जो मेथड है, पॉलिसी है, आप उसको कंसिस्टेंसी मतलब कांस्टेंट रूप में उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको चेंज नहीं करना है बार बार। एग्जाम्पल, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आप स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं
आपके पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है, स्टॉक किसे कहते हैं? ऐसा इन्वेंटरी जो बेचने के लिए रह गया हो, आपने गुड्स रखा था लेकिन अभी तक बिका नहीं, उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक का आपको वैल्यूएशन करना है तो आप फीफो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करना है। दूसरा एक मेथड है लीफो मेथड, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया वो पहले जाएगा। लेकिन क्या ये एजम्पशन प्रॉपर है? नहीं, जो लास्ट में आया उसको पहले भेजेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, जो ओल्ड स्टॉक है वो एक्सपायरी हो जाएगा। तीसरा मेथड है, तीसरी पॉलिसी है, क्या है? वेटेड एवरेज मेथड, कोई कभी भी आया कभी भी बेचो। जैसे हार्डवेयर का शॉप होता है ना, नट बोल्ट्स वगैरह, तो वो एक्सपायरी होते नहीं है, बराबर है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कैसा भी कस्टमर आने दो, और पहला आया बाद में आया वो नहीं देखना है, उसको एवरेज रेट पे हमको क्या कर देना है, सेल कर देना है। तो वहां पर रेट जो लगता है एवरेज, उसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। तो अगर आप फीफो मेथड यूज कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी से आप फीफो मेथड यूज करो। अगर आप वेटेड एवरेज यूज कर रहे हो तो हर साल आप वेटेड एवरेज यूज करो। फिर आप क्या करते हो, कभी वेटेड एवरेज पे चले जाते हो, कभी फीफो में चले जाते हो, ऐसे बार बार चेंज करते रहते हो। ऐसा चेंज करना नहीं है। तो इसी को बोलते हैं सिमिलर पॉलिसी अडॉप्ट करके रखना, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म। क्या है? कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिज्म का मतलब माइंड में ऐसे हिंदी में हम बोलेंगे तो थोड़ा सा आपका माइंडसेट हमेशा बचत के लिए होता है ना। जो थोड़े बहुत देखो कंजूस लोग होते हैं वो कंजर्वेटिव माइंड के होते हैं। कोई भी चीज होगा तो नहीं अभी खर्च नहीं करना है कि नहीं। तो यहां पर कंजर्वेटिज्म किस कॉन्टेक्स्ट में बात की गई है? यहां पर बोला गया है कि अगर दूर से भी लॉस दिखाई दे तो उसे रिकॉर्ड कर लो, बट दूर से अगर प्रॉफिट दिखाई दे तो उसे रिकॉर्ड करना नहीं है। एग्जाम्पल, सपोज मेरा बिजनेस क्रिकेट का जो बैट होता है वो सेल करना है ना। मैंने स्पोर्ट्स का स्टोर ओपन करके रखा है, स्पोर्ट्स मटेरियल में सेल करता हूं। तो उसमें जो क्रिकेट का बैट होता है, वो जो क्रिकेट का बैट है मुझे 150 रुपीज का आता है और उसका MRP 200 रुपीज है। कितने का है? 150 का है। मैं सेल कितने में करूंगा? 200 रुपीज में सेल करूंगा, बराबर है। अच्छा, तो ऐसे जो स्टॉक मैंने परचेस किया था, गुड्स परचेस किया था, उसमें से 1000 क्रिकेट बैट बच गए। कितने? 1000 क्रिकेट बैट। अब उसका एक बैट का कॉस्ट कितना मेरे लिए? 150, और MRP कितना? 200। आपसे ये क्वेश्चन है कि बताओ मैं कौन से वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, कॉस्ट प्राइस 150 या MRP 200? तो जो स्टॉक का रिकॉर्डिंग होता है, कंजर्वेटिज्म ये बोलता है कि दूर का भी प्रॉफिट हमको रिकॉर्ड करना नहीं है। तो कंजर्वेटिज्म के हिसाब से हमें रिकॉर्ड करना है कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम है उसको रिकॉर्ड करना है। तो दोनों में से कम कौन सा है? 150 इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि जो चीज बिकी ही नहीं उसका आप प्रॉफिट कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि जब आप उसको 200 रुपीज में रिकॉर्ड करेंगे दैट मीन्स यू आर शोइंग अ प्रॉफिट ऑफ 50 रुपीज, जबकि वो सेल हुआ है क्या? आंसर इज नो। तो आपको उसको 150 रुपीज में शो करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। एग्जाम्पल नंबर 2, हमारा एक डेटर है। डेटर आप सबको पता है, कस्टमर जिससे पैसा लेना बाकी है ना। ऐसा कस्टमर जिससे पैसा लेना बाकी है। आपको हेरा फेरी फिल्म याद होगी, उसमें जो खड़क सिंह होता है वो बार बार अपने पैसे मांगने श्याम के पास आ जाता है ना। डायलॉग सुना, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ए श्याम मेरे पैसे ला, मेरे पैसे कब देगा? तो श्याम बार बार क्या करता हूं, श्याम क्या करता है, बाद में दूंगा, कल ला करके देता हूं, है ना। तो ऐसा अगर आपका कोई डेटर है जो आपको क्या कर रहा है, बार बार बोलता है कल आके लो, एक हफ्ते के बाद आके लो, बाद में देता हूं, फिर आप जाते हो तो मिलता नहीं है, डोर पे लॉक होता है, और ऐसे 3 महीने बीत गए।
अब आपको डाउट हो रहा है, अरे ये पैसे देगा कि नहीं देगा। तो ये जो चीज है, श्याम ने अभी तक ना नहीं बोला, उसने ऐसा नहीं बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगा, जो करना है कर लो, बोला क्या, नहीं। लेकिन हमें ऐसा लगने लगा कि यार 3 महीने हो गए लेकिन ये बंदा पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा है, मुझे शायद ऐसा लगता है कि ये पैसे डूब जाएंगे, इररिकवरेबल होगा। तो जब आपको ऐसा लगता है तो तुरंत उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए और उसका नाम देना चाहिए RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब हम उसे लॉस कंसीडर करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। दो ही हैड नॉट मेंशन्ड दैट ही विल नॉट पे अस, उसने कभी ऐसा मेंशन नहीं किया कि वो हमें पे नहीं करेगा। वो बोलता है हर बार अगले हफ्ते आओ, 15 दिन के बाद आओ, बाद में पैसे देता हूं, लेकिन ना बोला क्या नहीं। लेकिन हमने दिल में ऐसा मान लिया कि शायद अब मेरे पैसे मुझे मिलने वाले नहीं। तो व्हाट आई विल डू, मैं उसे लॉस कंसीडर करके रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट में शो कर दूंगा। गेटिंग इट एवरीवन? Concept number 6 is going concern. Which concern? Going concern. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बताता है कि आप जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए, या पहले आप पता कीजिए कि क्या ये आपका बिजनेस नियर फ्यूचर तक चलेगा। ये जो बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, आपका दिमाग या आपका सेंस क्या कहता है, क्या ये नियर फ्यूचर तक चलेगा। नियर फ्यूचर मतलब एटलीस्ट फॉर 1 और 2 years। क्योंकि अगर आप किसी को डेटर बनाते हो, किसी को आप क्रेडिटर बनाते हो, दैट मीन्स यू आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। ये पैसा बाद में मिलने वाला है, ये पैसा बाद में पे करना है कि नहीं। तो इसको असेट्स और लायबिलिटी बना करके शो करना पड़ेगा। और इसके लिए कौन सा कंसेप्ट होना चाहिए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं शायद मेरा बिजनेस 1-2 महीने में बंद हो जाएगा, होता है ना कभी कभी, बड़े फैक्ट्री में आग लग गई और आपको लगता है कि अब तो लगता है मारो धंधो गयो, पैसों गयो, है कि नहीं, अब मेरा बिजनेस चलेगा नहीं, ऐसा आपको लगता है, तो आपका अकाउंटिंग का जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। तब आप असेट्स और लायबिलिटी में उसको शो नहीं करेंगे। तो बिजनेस को बंद कैसे किया जाता है, उसके लिए अलग अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर हम बुक कीपिंग कर रहे हैं, उस समय आपको चेक करना पड़ता है कि क्या मेरा बिजनेस नियर फ्यूचर तक चलने वाला है, एटलीस्ट फॉर 1 year और 2 year ये रन करेगा। तो अकॉर्डिंगली आप उसको उस अकाउंटिंग कॉन्टेक्स्ट में लिखते हो। It is the basic assumption that business is a going concern and will continue its operation for the future. ये basic assumption है। Going concern concept influence accounting practices in relation to the valuation of assets and liabilities, depreciation of the fixed asset, treatment of outstanding and prepaid expenses, and accrued and unearned revenues। है ना। अब इसमें से बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपने सुने नहीं है, कोई बात नहीं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल लर्न इट, आगे सीखेंगे। ठीक है, बट बोलने का मकसद यही है कि अभी फिलहाल अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपका बिजनेस आने वाले 1-1.5 साल 2 साल तक चलने वाला है, तो आप गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के माध्यम से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते। अदरवाइज अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस आने वाले 1-2 महीने में ही बंद हो जाएगा, तो आपका जो अकाउंटिंग करने का तरीका है वो चेंज हो जाएगा। आप बिजनेस बंद करने का जो अकाउंटिंग होता है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, दोनों का प्रोसेस क्या होता है, अलग होता है। पॉइंट नंबर 7, रियलाइजेशन। So what is realization? Income is recorded only when it is realized. आप अपना इनकम कब मानेंगे, जब आपको पैसा मिल गया तब। दैट इज ईदर इट इज रिसीव्ड और अर्नड, है ना। वो या तो रिसीव्ड होना चाहिए या तो अर्नड हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक जो रूम है वो मुझे रेंट पे देना है, और सामने वाले ने बोल दिया कि मैं इसे 11 मंथ के लिए रेंट पे लूंगा और पर मंथ मैं 2000 रुपीज दूंगा। कितना दूंगा, 2000 रुपीज दूंगा। तो क्या
ये मेरा इनकम हो गया? आंसर इज नो। कब होगा? जब वो उसका पोजीशन लेगा। क्या लेगा? पोजीशन। मतलब जब वो वहां पे रहने आएगा, कुछ समय रहेगा,